ओके गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किसका है? चैप्टर नंबर 1 है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस बेसिकली किन चीजों के बारे में बात करता है वो जान लेते हैं। देखो, आज जब हम लोग जो सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, वो बात करता है कि बिजनेस को सेटअप कैसे किया जाएगा, एक बिजनेस का सेटअप कैसे होगा, इससे कहा जाता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। मतलब आज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप बिजनेस किस चीज का करना चाहते हो, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। आप बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में चालू करना चाहते हो, आप कंपनी बनाना चाहते हो, आप एचयूएफ बनाना चाहते हो, आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, आप क्या बनाना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप अगर कंपनी बनाना चाहते हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हो तो या तो जीएसटी नंबर ले लो या शॉप एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो इस तरीके से आपको क्या है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कंपनी बनानी है तो मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, ऑफिस स्पेस लेना पड़ेगा, बिजनेस किस तरीके से सेटअप किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग यहाँ पे इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे लाइसेंसेस दिए जाते हैं, पेटेंट्स क्या है, कॉपीराइट्स क्या है, किस तरीके से बिजनेस के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में ये चैप्टर डील करता है, बुक डील करती है। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आप लोगों से आज चालू कर रहा हूं आप लोग का, उसका नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नाम से ही कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आज मैंने वर्ड आपके सामने यूज करा है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस चालू करने के लिए आपको एक बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन सोचना पड़ता है कि मैं किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करूं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि मैं किस तरीके का बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करूं, तो उसे कहते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज मेरे पास चॉइस है कि मैं चाहूं तो मैं बिजनेस के लिए क्या कर सकता हूं, एक कंपनी बना सकता हूं, एक एचयूएफ बना सकता हूं, एक एलएलपी बना सकता हूं, एक प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को चालू कर सकता हूं। तो मेरे पास अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से मैं क्या करूंगा, बिजनेस को सेटअप करूंगा। तो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स required to conduct a business in an optimized manner। अगर आप एक बिजनेस को एक ऑप्टिमाइज मैनर के अंदर, एक ऑप्टिमम मैनर के अंदर करना चाहते हो, देखो बिजनेस क्या है, ओपन है। अगर आप इसे समेट के एक तरीके से एक ऑप्टिमाइज मैनर में करना चाहते हो तो उस बारे में बोलता है ये बोलता है कि अगर आप बिजनेस एक ऑप्टिमाइज मैनर में करना चाहते हो तो उसे कहा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज ऐसे सड़क पे चलते कोई बिजनेस नहीं हो रहा। यू हैव टू अरेंज फंड्स, यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरीके का बिजनेस चालू करना है, किस तरीके का आपको उसका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, किस तरीके से मैनेजर्स रखने हैं। तो ये सब मिलके क्या बनता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। क्या बनता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इट रेफर्स टू ऑल दोज स्टेप्स दैट आर नीड टू बी अंडरटेकन फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटीरियल एंड मशीनरी। देखो, आज अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो इन तीन चीजों के बीच में, किन तीन चीजों के बीच में? मैन, मशीन एंड मटीरियल, ट्रिपल एम के बीच में आपको एक कोऑर्डिनेशन, एक रिलेशन बिठाना पड़ेगा। अगर आपके पास आदमी बैठा है, मटीरियल है, मशीन नहीं है, काम नहीं हो सकता। आपके पास मशीन है, मटीरियल है, आदमी नहीं है, काम नहीं हो सकता। आपके पास मशीन है, आदमी भी है, मटेरियल नहीं है, तो काम नहीं हो सकता। मतलब आपको एक कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बैठाना पड़ेगा कि तीनों लोगों की अवेलेबिलिटी एक साथ हो सके, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो सकती है। तो मैन, मटेरियल एंड मशीनरी, ये तीन चीजें आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या करेगी, प्रॉफिट्स कमा के देगी। तो आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से एक साथ इनको ऑर्गेनाइज करना है कि आपको प्रॉफिट्स कमा के दे सके। दिस मे बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग व्हिच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये किसका पार्ट होता है? बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। द अरेंजमेंट व्हिच फॉलोज दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स रिक्वायर्स फॉर कमेंसिंग एंड कैरिंग ऑन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस अंडरटेकिंग। मतलब ठीक है, जो आप प्रोसेसेस करोगे, इन सबको अरेंज करोगे, एक जगह पे लेके आओगे, इसे कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं थी हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इसे लर्न करना पड़ेगा। दिस इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब जो बात बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा,
जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हमें स्टडी करना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। आप कौन कौन से तरीके की बिजनेस एंटिटी चालू कर सकते हैं? आप चाहें तो अपना बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर सकते हैं, चाहे तो अपना बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, चाहे तो बिजनेस आप अपना पार्टनरशिप में चालू कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा बोलते हैं आप बिजनेस अपना एचयूएफ में चालू कर सकते हैं। किस में चालू कर सकते हैं? एचयूएफ में चालू कर सकते हैं। चौथा बोलता है आप एक एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप चाहे तो किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस चालू कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हैं, या कंपनी चालू कर सकते हैं। तो इन तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल है, आप अपने प्रॉफिट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, बहुत लिमिटेड लोग हैं आपके साथ काम कर, आपके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा मैनेजमेंट नहीं है, ज्यादा फंड्स नहीं है, ज्यादा बड़े स्केल पे बिजनेस नहीं है, एक लोकल एरिया में आपका बिजनेस चल रहा है, तो बेस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बेस्ट। कौन सा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। दूसरा होता है जब आप बिजनेस को थोड़े से लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हो, आपको मैनेजरियल कैपेबिलिटीज चाहिए, बट आप अकेले नहीं करना चाहते बिजनेस, तो आपको कोई और भी चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन पार्टनरशिप। क्या कहते हैं उसे? अपन पार्टनरशिप कहते हैं। तीसरा होता है एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है जब आपके साथ आपकी पूरी फैमिली बिजनेस करना चाहती है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को कहते हैं एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप एक कंपनी और एक पार्टनरशिप दोनों की फीचर्स को कंबाइनली यूज करना चाहते हो, मतलब पार्टनरशिप में लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी की जगह पे आप लायबिलिटी को क्या करना चाहते हो? लिमिटेड करना चाहते हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी की जगह पे आप लायबिलिटी को क्या करना चाहते हो? लिमिट करना चाहते हो, अपनी लायबिलिटीज को रोकना चाहते हो, लिमिटेड करना चाहते हो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एलएलपी बनता है। क्या बनता है? एलएलपी, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अपने कोर्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आता है आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। देखो मैं आपको एक फीचर बताता हूं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग की लिमिट है बट उसका कोई एंड नहीं है। कंपनी कैन बी लाइक, कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है, कितनी ही बड़ी कंपनी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के साइज के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कंपनी किसी भी साइज की हो सकती है। मतलब कंपनी, एक कंपनी लाइक रिलायंस नहीं, अपन बात करते हैं एप्पल इनकॉर्पोरेशन के बारे में। एप्पल एक कंपनी है। अब आप सोचो एप्पल एक इतनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, मतलब कम से कम 50% कंट्रीज, अगर 192 कंट्रीज है पूरे दुनिया में, 195 कंट्रीज है, तो 50% कंट्रीज मतलब 100 कंट्रीज करीब करीब, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल इकोनॉमी जो है, इंडिविजुअल जीडीपी जो है, वो एप्पल की नेटवर्थ से कम है। मतलब एप्पल अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है कि मतलब दुनिया की 50% कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी कंबाइंड नहीं, इंडिविजुअल जीडीपी से ज्यादा कौन है? एप्पल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जहां पे आप जैसे काफी सारे गांव वालों ने मिलके उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं अपन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब साथ में मिलकर बिजनेस चालू कर लेते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस चालू कर सकते हो, ठीक है, आपने किसी कंपनी का ब्रांच चालू कर दिया, फ्रेंचाइज ले ली, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बिजनेस चालू कर सकते हो। सो इट्स लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, छोटी मोटी दुकानें होती है घर के आसपास, छोटे बिजनेसेस होते हैं। पार्टनरशिप जैसे एबीएन कंपनी। एचयूएफ आपने सुना होगा, एमवी सन्स, ठीक है, जेके जैन सन्स, तो जो एंड सन्स लगता है एंड ब्रदर्स लगता है वो एचयूएफ के आगे लगता है। एलएलपी के आगे एलएलपी लग जाता है। कंपनी के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखना जरूरी नहीं है, बट हाँ ठीक है, जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस तो किसी का नाम नहीं होता, ब्रांच ऑफिस में तो कंपनी का नाम ही चलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर सकते हो आपकी। इस तरीके से अपन बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुल मिला के मैं आप लोग को 13 फैक्टर्स ऐसे पढ़ाने वाला हूं जो डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। कितने फैक्टर्स पढ़ाने वाला हूं? 13 फैक्टर्स मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो डिसाइड करेंगे किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉर्म करना चाहिए फॉर ए न्यू और प्रपोज बिजनेस। या तो कोई नया बिजनेस हो या फिर कोई प्रपोज बिजनेस है कि आपने डिसाइड करा है कि हाँ मुझे बिजनेस चालू करना है।
suitable form of organization, this is organization and is generally governed by the following factors। और कुल मिला के हमें कुछ फैक्टर्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा बिजनेस चालू करते हो, कौन सा बिजनेस सेटअप करते हो, किस तरीके का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो हर चीज के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है जो सोचने पे आपको मजबूर कर देगा कि कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुझे जाना चाहिए। आप लोग पढ़ने के बाद आप सीएस बनोगे, जैसे आप सीएस बनोगे क्लाइंट्स आएंगे पूछने के लिए कि देखो मेरे बिजनेस की स्केलेबिलिटी इतनी है, इस टाइप का बिजनेस है, इतना मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, इतना मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ऐसा लोन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो आप उसे बता सकते हो कि नहीं तुम प्रोप्राइटरशिप में काम करो, तुम पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, तुम कंपनी बना लो, किस तरीके की कंपनी बनाओ। तो ये सब एडवाइजेस किसको करनी है, आप लोग को करनी है। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। पहला अपन डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्या डिसाइड करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैविंग ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का आता है, ओनरशिप के ऊपर इसका काफी ज्यादा इफेक्ट आता है कि किस तरीके का बिजनेस है। इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस, अगर क्या है स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप प्री डिटरमिनेंट है, ये प्रीडोमिनेंट है। ये बोलता है कि अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, आप एक प्रोफेशनल हो बट आप अकेले काम करना चाहते हो, आप एडवोकेट हो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहते हो, आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए। आप कोई पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट ये बोलता है कि एक्सक्यूज मी, पार्टनरशिप उन लोगों के लिए है जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्लाइटली बिगर स्केल पे कैरी करना चाहते हैं, थोड़े से बड़े लेवल पे आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो। आपको लगता है कि अकेले से बिजनेस मैनेज नहीं होगा, तो आपने किसी पार्टनर को रख लिया, दो जने मिलकर क्या कर रहे हैं, थोड़े से बड़े स्केल पे अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, उसे पार्टनरशिप आप फॉर्म कर सकते हो। ये होता है लाइक सर्विस एंटरप्राइजेस लाइक होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, स्मॉल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हो गए। ये बोलता है ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप में चालू कर सकते हो। किसमें चालू कर सकते हो, पार्टनरशिप में चालू कर सकते हो। आगे बोलता है वेयर द पर्सन इंटेंडिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, जहां पे बंदा सोच रहा है कि मैं बिजनेस चालू करूं, प्लॉटेड विद अ लीगल एंटिटी एंड इन कॉर्पोरेट फॉर्म विद द फीचर ऑफ हैविंग अ सोल ओनरशिप। मतलब ये बोलना चाहता है कि आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास एक लीगल एंटिटी भी बन जाए, आपके पास एक लीगल एंटिटी भी बन जाए, प्लस आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप के भी राइट हो, मतलब कंपनी पूरी आपकी रहे, लीगल एंटिटी भी हो और सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करो, ओपीसी फॉर्म कर लो। क्या फॉर्म कर लो, ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, 1% कंपनी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, 1% कंपनी। तो 1% कंपनी फॉर्म करने के बाद क्या होगा कि कंपनी भी रहेगी, आपके पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी है और लीगल एंटिटी भी क्रिएट हो गई। तो आप इस तरीके से ओपीसी क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखा आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा अपन ने देखा आप पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो। तीसरा अपन ने देखा आप ओपीसी क्रिएट कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं अपन। डिसाइड टू फॉर्म एन ओपीसी। ओपीसी इज ए न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, अ हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड कंपनी, दोनों का हाइब्रिड है। एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद अ लिमिटेड लायबिलिटी, इसको कहते हैं एलएलपी। मतलब आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप की जगह पार्टनरशिप का नया तरीका क्या है, एलएलपी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको और बिजनेस लेवल को एक्सपैंड करना है तो आप चाहो तो कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। थोड़ा छोटा बिजनेस है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। बड़े लेवल का बिजनेस है, गो फॉर कंपनी और एलएलपी। इस तरीके से आप अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस देखिएगा, अब ये बोलता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। देखो अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो बेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाओ या ओपीसी बन जाओ।
बेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर लो या फिर ओपीसी क्रिएट कर लो। दूसरा है मीडियम लेवल का बिजनेस, आपका क्या है, आपका मीडियम लेवल का बिजनेस है। तो अगर आपका मीडियम लेवल का बिजनेस है तो एलएलपी बना लो, या देखो बेटा पार्टनरशिप बना लो, या तो एलएलपी बना लो या फिर पार्टनरशिप बना लो। और अगर आपका बिजनेस बहुत एक्सपेंडेड लेवल पे है, लार्ज साइज बिजनेस है, तो गो फॉर अ कंपनी। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कितना आपका बिजनेस का स्केल है, कितना आपका टर्नओवर है, कितना बड़ा आपका बिजनेस है। तो अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी। मीडियम है एलएलपी पार्टनरशिप। तीसरा क्या है, लार्ज है तो गो फॉर अ कंपनी, आप कंपनी फॉर्म करो उसके लिए। तो इस तरीके से क्या है स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड हो सकते हैं। देखिएगा जरा क्या होता है, द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्या है सेकंड फैक्टर, स्केल ऑफ ऑपरेशन। इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज स्मॉल, अगर स्केल स्मॉल है तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। किस पे जाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप पे, ठीक है, या फिर 1% कंपनी बना दो जो कि सूटेबल है इसके लिए। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट मतलब मीडियोकर है, मीडियोकर मतलब मिडिल रेंज में है, ठीक है, ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो पार्टनरशिप या फिर एलएलपी क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट कर लो, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी क्रिएट कर लो। नेक्स्ट है वेयर एज इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो क्या करेंगे, कंपनी फॉर्म करेंगे। बेटा क्या करेंगे, कंपनी फॉर्म करना एडवांटेजेस है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, ये सब आपको गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। अब बिजनेस बड़ा है, टैक्स का मैटर हो जाता है, तो बेटर है कि एक लीगल एंटिटी क्रिएट करो, ठीक है, जो लॉ की आंखों में लॉ को नजर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलता है कि बहुत ही क्रूशियल मैटर है। देखो यार, जैसे इंसान की बॉडी में ब्लड होता है वैसे ही बिजनेस के अंदर कैपिटल होता है, बिजनेस के अंदर कैश होता है। बिजनेस के लिए भी कैश उतना ही जरूरी है जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। नो कैश नो बिजनेस इज पॉसिबल। तो इन हर बिजनेस के लिए कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये बोलता है कि यार आप बिजनेस देखो, बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस है लाइक मैन्युफैक्चरिंग, टाटा लाइक स्टील हो गया, जैसे टाटा स्टील है, आयरन स्टील का काम है, सिल्वर का काम है, तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है, इसके अंदर आपको लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लार्ज फंड्स बोलते ही आप बनाओ कंपनी, लार्ज फंड्स बोलते ही आप बनाओ कंपनी। और दूसरा ये बोलता है कि नहीं, अगर आपका बिजनेस स्केल थोड़ा छोटा है, लाइक यू नो, तो गो फॉर लाइक मीडियोकर रेंज है, मिडिल रेंज है, आप 2-3 जने मिलकर फंड्स अरेंज कर सकते हो, तो गो फॉर पार्टनरशिप। और छोटा बिजनेस है, छोटी सी दुकान खुलवाई है, 2-5 लाख में चालू हो जाएगी, तो 2-5 लाख में चालू करने के लिए भी पार्टनरशिप चाहिए क्या आपको, नहीं, 2-5 लाख में चालू करने के लिए गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो ये बोलता है कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको कौन सी चालू करनी है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। आगे बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस और स्केल पे भी डिपेंडेंट होता है। एंटरप्राइज रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट लाइक आयरन स्टील प्लांट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज कंपनीज। इन बड़े-बड़े बिजनेसेस को क्या बनना चाहिए, कंपनी बनना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ये लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे आज बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, जब एक कंपनी एक लेवल के बाद क्या करती है, जब और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती है, पूरी कंट्री में एक्सपैंड करना चाहती है, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं कंपनी बना लेता हूं। क्योंकि कंपनी बनाएगी, धीरे-धीरे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद कंपनी क्या करेगी, इंटरनेशनल हो जाएगी, नेशनल हो जाएगी, पूरी कंट्री में जाएगी, पूरी कंट्री में अपने शेयर्स क्या कर सकती है, कंपनी इश्यू कर सकती है। इन दी फॉर्म ऑफ अ लिस्टेड कंपनी बन सकते हो, रेज कर सकते हो पैसा, पब्लिक से लिस्ट करा सकते हो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइजेस जिनको स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है लाइक रिटेल बिजनेस स्टोर्स, पर्सनल सर्विस एंटरप्राइजेस कैन बी बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एज सोल प्रोप्राइटर और इवन एज पार्टनरशिप। तो छोटे बिजनेस है तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर गो फॉर पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या गो फॉर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है अपना मैनेजरियल एबिलिटी। देखो एक बात बताता हूं, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपके अंदर वो मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आप ही को सारे काम देखने हैं। बट जब अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में, एक बड़ा बिजनेस होता है, तो बड़े बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मैनेजरियल कैपेबिलिटी आ जाती है। मैनेजरियल कैपेबिलिटी मतलब जैसे मेरी कंपनी है, तो कंपनी के अंदर मेरा सेल्स के लिए डायरेक्टर अलग होगा, परचेज के लिए डायरेक्टर अलग होगा जो परचेज के काम को देखेगा,
मार्केटिंग के लिए डायरेक्टर अलग होगा, फाइनेंस के लिए डायरेक्टर अलग होगा, तो एक बहुत बेटर मैनेजरियल कैपेबिलिटी आ जाती है। एक अकेला इंसान कितना दिमाग चला सकता है, बट 4 जने मिलके, 8 जने मिलके, 10 जने मिलके कितना दिमाग चला सकते हैं आप सोचो। तो कंपनी जैसी चीज को रन करने के लिए जहां पे आपको अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज चाहिए, वहां पे बेस्ट क्या होता है, कंपनी। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शनल एरियाज, सारे के सारे एरियाज में आप उतना ही सोच सको, नॉट पॉसिबल। फर्दर द साइज ऑफ द बिजनेसेस मे नॉट परमिट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस का साइज इतना बड़ा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आप नहीं देख सकते। इन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गई, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में काम डिवाइड हो जाता है कि तू सेल्स देख ले, मैं मार्केटिंग देख लेता हूं, या तू मार्केटिंग और सेल्स देख ले, मैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग देख लेता हूं, परचेज देख लेता हूं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, पार्टनर्स के अंदर पॉसिबल है, which allow partners to specialize in specific things areas leading to better outputs and decision making। अगर आप जितना ज्यादा, अब आप एक बात सोचो, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं तो मुझे अगर मेरी फैक्ट्री चलानी है तो मुझे उसका प्रोडक्शन भी देखना है, मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, परचेज भी देखनी है, सेल्स भी देखनी है, तो सारे काम मुझे खुद को ही देखने हैं। अब आप सोचो सारे काम मैं खुद अकेला कैसे करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मेरा कोई पार्टनर है तो मेरे लिए काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा कि तू एक काम कर, तू प्रोडक्शन देख, मैं जाके मार्केटिंग और सेल्स देखता हूं। इस तरीके से क्या करा जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है अगर आप बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जाते हो। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। देखो सिंपल सी चीज है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी, उतनी ज्यादा लायबिलिटी होगी। जैसे कंपनी है, कंपनी एक बहुत बड़ी चीज है, रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व है, लायबिलिटीज भी ज्यादा होती है कंपनी की। और दूसरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, 5 लाख की दुकान लेके बैठा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है उसकी लायबिलिटी, 5 लाख रुपए। तो छोटे बिजनेस की छोटी लायबिलिटी, बड़े बिजनेस की बड़ी लायबिलिटी। सिंपल सी चीज है, अगर आप कौन हो, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप और 10 लाख के बिजनेस कर रहे हो, 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, तो खत्म हो गया ना बात, 10 लाख का ही तो बिजनेस है आपका। बट अगर आप एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। उसके लिए आपका बिजनेस जब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे होता है तो उस कंडीशन में क्या चलता है, उस कंडीशन में बहुत बड़े लेवल ऑफ स्केल पे, ठीक है, सीधी सी बात है, आपके लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए का बिजनेस चालू कर रखा है, तो जितना ज्यादा अमाउंट, जितना ज्यादा कैपिटल, उतना ही ज्यादा रिस्क हो जाएगा। The size of risk and willingness of owners to bear it, it is an important consideration for selection of a form of business organization. The amount of risk involved in a business depends upon other factors like nature and size of business, कितना बड़ा बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस है। Smaller the size of business, smaller the amount of risk, जितना छोटा बिजनेस उतनी ही कम रिस्क। Thus, a sole proprietary business carries small amount of risk, which is compared to partnership में ज्यादा होगी और कंपनी में और भी ज्यादा होगी। However, the sole proprietor is personally liable for all the debts. इसमें ये भी होता है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो पर्सनली लायबल होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लायबल होते हैं पर्सनली। बट आपको पता है कंपनी के अंदर कंपनी ही लायबल होती है, उसके मेंबर्स, उसके जो ओनर्स होते हैं वो लायबल नहीं होते जब तक वो लीगली बिजनेस करते हैं। अगर कोई इलीगल तरीके से बिजनेस करता है, फ्रॉड करता है, तो देखो बात अलग है। अदरवाइज अगर कंपनी को घाटा हो जाएगा तो कंपनी का घाटा होगा, कंपनी के ओनर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप को घाटा हो जाएगा, कोई 5 लाख की दुकान चला रहा है, उसने किसी से उधारी ले ली, कुछ लॉस हो गया, आग लग गई, तो पर्सनली लायबल होगा, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस कहलाएगा, उसका खुद का लॉस होगा। तो इट विल बी अ पर्सनल लॉस, और कंपनी के केस में पर्सनल लॉस है, बचत हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं तो कंपनीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाता। अब आप सोचो कंपनी है, कंपनी तो ऐसी है जो 150-150, 200 साल पुरानी इंडिया में चलती हुई आ रही है, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल। टाटास को देख लो, 100 साल पुरानी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंपनीज है, ये सब क्या नहीं, ये सब आज की नहीं, ये सब सालों पुरानी कंपनीज है, जो आज से नहीं, जो सालों से चलती हुई आ रही है, कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है, मतलब उनके फोर फादर्स ने चालू करी थी। अब इसके अंदर अपन एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मतलब वो अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, बेटे ने मना कर दिया, पापा मैं आपका बिजनेस नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा। अगर वो बिजनेस को देखो, ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस बढ़ते नहीं है, मगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस बढ़ के वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहते कभी भी, वो एक कंपनी में फॉर्म हो जाएंगे, पार्टनरशिप में फॉर्म हो जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप विल नॉट रिमेन ऑलवेज सोल प्रोप्राइटरशिप, इट विल कन्वर्ट इनटू अ कंपनी और सम अदर लीगल बिजनेस एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
बट सीधी सी बात है, जो टाइम पीरियड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो कंपैरेटिवली लो होता है कंपनी से। कंपनी की कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि लीगली कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ डिफाइंड है कि नहीं एक्ट ने बोल दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो 10 साल ही चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप कितना भी चल सकता है, बट लीगली जो है वो क्या बोला जाता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें आती है, कंपनी के अंदर आती है। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अनदर फैक्टर दैट गवर्न्स द चॉइस ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज कोविड आया, कंपनीज को देखो, कोई भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा जब एक कंपनी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट की बात करते हो, बट कितने सारे सोल प्रोप्राइटर के बिजनेसेस थे जो बंद होके, ठीक है, मार्केट से वॉश आउट हो गए, कितने सारे सोल प्रोप्राइटरशिप मार्केट से चले गए। तो यही बोलता है कि अ स्टेबल बिजनेस इज प्रेफर्ड बाय द ओनर्स insofar as it helps in attracting suppliers and capital for safety of investment। देखो जितना स्टेबल बिजनेस उतना ही ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो लोग जाके इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी के तो शेयर्स खरीदते हैं। तो कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो क्या है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है। वर्कर्स और मैनेजर्स कहां काम करना चाहेंगे, कंपनी में, सोल प्रोप्राइटर के पास? कंपनी में डेफिनेटली, क्योंकि उनका जो बिजनेस, उनका जो जॉब है वो ज्यादा सिक्योर है। जॉब क्या है, सिक्योर है। प्रोप्राइटर ने बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया तो कर दिया, बट कंपनी थोड़ी बंद करेगी अपने आप को, तो वो ज्यादा सिक्योर होती है। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट सोल प्रोप्राइटर्स आर नॉट स्टेबल ऑल्दो नो टाइम लिमिट इज प्लेस्ड ऑन देम बाय लॉ। ऐसा कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है कि भाई तू 10 साल बिजनेस कर सकता है, नहीं नहीं करना। बट जैसे जैसे तू बिजनेस करेगा तेरा बिजनेस एक लेवल पे पहुंचेगा, जैसे जैसे लेवल पे पहुंचेगा तुम्हें लगेगा कि आप हम क्या करते हैं, या तो पार्टनरशिप या फिर हम लोग कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, तो आपको इस तरीके से अपनी लीगल एंटिटी को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप स्टेबल हो पाओगे, स्टेबिलिटी के साथ बिजनेस कर पाओगे। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक ही बंदा एडमिनिस्टर कर रहा है बिजनेस को, एक ही बंदा चला रहा है, तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकता। बट अगर अलग अलग लोग बिजनेस चला रहे हैं, लाइक कंपनी है, तो कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड आएगी, अलग अलग मैनेजरियल कैपेबिलिटीज आएगी, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता सकेंगे। ये बोलता है as far as possible the form of organization chosen should also have flexibility of administration. The flexibility of administration is closely related to internal organization, that is the manner in which organization is structured. उसके डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, सेक्शन कैसे काम करते हैं, यूनिट कैसे काम करती है। तो देखो सीधी सी बात है, उसके अंदर अथॉरिटी या यूनिट किस तरीके से काम करती है वो डिपेंड करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी अथॉरिटी, इतनी यूनिट्स नहीं होती, वेयर इज इन केस ऑफ पार्टनरशिप इस तरीके की अथॉरिटी, यूनिट्स और इस तरीके से बड़ा अच्छे मैनर के अंदर बिजनेस चलता है। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो खुद को अपने पास प्रॉफिट रखना है, मुझे तो खुद को अपने पास प्रॉफिट रखना है, मैं किसी को प्रॉफिट नहीं बांटना चाहता, तो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कोई नहीं आएगा आपसे प्रॉफिट मांगने के लिए। आपको लगता है कि नहीं मैं किसी के साथ बिजनेस कर सकता हूं, उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकता हूं, गो फॉर पार्टनरशिप। नहीं, आपको लगता है कि आप तो लाखों लोगों को प्रॉफिट शेयर करा सकते हो, गो फॉर अ कंपनी। कंपनी लाखों लोगों के साथ अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बोलता है कि प्रॉफिट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ अ प्राइवेट बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट ही है जिसकी वजह से आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कोई क्यों नहीं करेगा। इट हैज अ ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस इसका। एन एंटरप्रेन्योर डिजायरिंग टू पॉकेट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस विल नेचुरली प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सिंपल सी बात है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो सोचता है कि सारा प्रॉफिट मेरा ही हो जाए, तो वो तो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। The personal liability is also unlimited, उसमें पर्सनल लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बट अगर आप विलिंग टू शेयर हो, क्या आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, तो गो फॉर अ पार्टनरशिप और अ कंपनी। आप पार्टनरशिप फॉर्म करो या फिर कंपनी फॉर्म करो। कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ये नहीं भी देखते तो भी समझ आ जाएगा, नाम से पता लग रहा है। कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप एक इंडिविजुअली बिजनेस रन करते हो, सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम प्रोसीजर, सबसे कम गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चालू करना इस लाइक 10,000 में सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत इजीली चालू हो सकता है। 10,000 में कैसे चालू हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चालू करना चाहते हो, किसमें चालू करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में चालू करना चाहते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा कितना, ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार का खर्चा। कितने का खर्चा, 5-6 हजार का खर्चा। शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है, जीएसटी नंबर ले लेना, काम खत्म हो गया। बट अगर आप इमेजिन करो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हो,
बिजनेस लेवल को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो, गो फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का खर्चा कितना, 10 से 15 हजार का। बट अगर आप और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो बिजनेस को, तो और बड़े लेवल पे बिजनेस को ले जाने का मतलब क्या हुआ, आप कंपनी फॉर्म करोगे, कंपनी फॉर्म करने का खर्चा 25,000। तो मिनिमम खर्चे हैं ये, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा जब आप एक बिजनेस एंटिटी चालू करते हो। तो ये बोलता है कॉस्ट कहाँ पे, सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा कंपनी में, सबसे कम किसमें, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। प्रोसीजर ज्यादा किसमें, सबसे कम प्रोप्राइटरशिप में, सबसे ज्यादा कंपनी में। गवर्नमेंट रेगुलेशन कहां पे ज्यादा होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कि कंपनी में, कंपनी में बहुत ज्यादा होते हैं। देखो अब क्या होता है, ये सबसे कम इंडिविजुअल जो होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं, वो सबसे कम टैक्स देते हैं, सबसे कम उनके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है। तो सबसे कम प्रोसीजर, सबसे कम टैक्स का बर्डन, ठीक है, सबसे कम लायबिलिटी, गवर्नमेंट को ज्यादा बताना नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, हद से ज्यादा प्रोसीजर्स है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑडिट करवाओ, आरओसी को फाइलिंग करो, कंपनी अब पब्लिक को बताएगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बताओ, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ अ कंपनी। तो ये बोलता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये बोलता है कि कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग लॉज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीधी सी बात है, फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट सोल प्रोप्राइटर आर द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है, द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ द ओनर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग टैक्स लायबिलिटी। ना तो कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ना कोई टैक्स लायबिलिटी का खास रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा आसान होता है। पार्टनरशिप भी क्या है, थोड़ा इजी है, ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो पता है क्या होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर होता है सेफ्टी के लिए। वैसे नहीं है, ओरल रिक्वायरमेंट भी चल जाती है, बट देखो ज्यादा अगर आपको थोड़ा सा सेफली काम करना है तो गो फॉर रिटन डॉक्यूमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म, कंपनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व्ड बाय द लॉ, ऑपरेट अंडर द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द लॉ। लॉ ही बनाएगा, लॉ ही डिसॉल्व करेगा, लॉ ही इसे, ठीक है, क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। The formation of company, a number of legal formalities have to be gone through, while which entails at time quite a substantial amount of expenditure। देखो सीधी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर्स में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे अगर आप एक कंपनी चालू करते हो तो। नेक्स्ट आया टैक्स इम्प्लीकेशन, ऑलरेडी बता चुका हूं। टैक्स इम्प्लीकेशन सबसे कम किसमें, प्रोप्राइटरशिप में, सबसे ज्यादा किसमें, कंपनी में। तो सबसे ज्यादा है कंपनी में, सबसे कम है प्रोप्राइटरशिप में, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे कम किसमें लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद किसमें लगता है, लायबिलिटी ऑफ ओनर अनलिमिटेड होती है, बट एलएलपी के अंदर भी थोड़ी ज्यादा लग जाती है, और कंपनीज के अंदर तो बहुत ज्यादा लगता है। कंपनी और एलएलपी के अंदर टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे क्या है, आपकी इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं है ना, तो इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होने से सरकार क्या बोलती है, बोले हम तुमसे ज्यादा टैक्स नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। या देखो अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, आपकी अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, कौन है, यू आर अ सोल प्रोप्राइटर, देयर इज नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, आपकी कोई ज्योग्राफिकल मोबिलिटी नहीं है। आप एक दुकान ज्यादा से ज्यादा 2 दुकान, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बिजनेस एक्सपैंड कर सकते। बट जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, पार्टनरशिप में भी आप थोड़ा बहुत बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो अच्छे लेवल पे। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी में बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती है, कंपनी पूरे इंडिया को कवर कर सकती है, उसमें फाइनेंस की भी दिक्कत नहीं आती, इजीली फाइनेंस आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बैंक आपको इजीली क्या कर देता है, फाइनेंस इसमें प्रोवाइड कर देता है। तो extent to which product or service is proposed to be manufactured or made available also plays a vital role in choosing the type of business organization. If the concern deals with local market से डील करता है, a seasonal product or a perishable product, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी या लोकेलिटी को क्या कर सकते हो, अगर आप लोकेलिटी को, स्पेसिफिक सिटी को ही कैटर करना चाहते हो कि मैं तो जयपुर में काम करना चाहता हूँ, मैं तो मालवीय नगर में काम करना चाहता हूँ, गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। अगर प्रपोज मार्केट सर्विस आप पूरा इंडिया कवर करना चाहते हो, ऑल ओवर द कंट्री, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस सूटेबल, नहीं एक सेकंड, विच में आल्सो बी
प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड। तो बेस्ट क्या है, गो फॉर अ कंपनी। बेस्ट क्या है, गो फॉर अ कंपनी। आप सिर्फ कंपनी बनाओ, इसके अलावा आप कुछ मत बनाओ, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद ही आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके बिजनेस कर सकते हो। कंपनी के लिए पूरी कंट्री में रूल सेम है, जीएसटी के रूल्स बदल जाते हैं स्टेट के हिसाब से, सोल प्रोप्राइटरशिप के रूल्स बदल जाते हैं स्टेट के हिसाब से, मगर कंपनी के जो रूल्स हैं वो पूरी कंट्री का रहते हैं, सेम रहते हैं। इट इज कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ओवर द कंट्री। बट सीधी सी बात है, शॉप एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ राजस्थान के लिए होता है, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो बेस्ट फॉर्म क्या होता है बिजनेस के लिए, गो फॉर अ कंपनी, अगर आप पूरी इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल नीड्स। क्या आता है, मैनेजरियल नीड्स। Managerial and administrative requirement also affect decision in the form of organization. When the concern is small, it caters to local needs only, then one person will be enough to manage the business. देखो मैनेजरियल नीड्स की बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है तो एक बंदा उसे मैनेज कर सकता है, बट अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे जा रहा है तो एक बंदा उसे बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता। तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, टीम जरूरी है। तो अगर आपका बिजनेस एक बड़े लेवल पे है, लार्ज स्केल है, तो गो फॉर अ कंपनी। उसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे आप डायरेक्टर्स होते हैं, सब लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, काम को मैनेज कर सकते हैं। बट इफ यू आर अ सोल प्रोप्राइटरशिप तो एक बंदा ही बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो यही बोल रहे हैं, sole proprietorship form of organization will be suitable for such a business. If business caters to more areas, then more person will be needed to look after various business functions in various areas. When a business is run on a large scale basis, it will require the service of specialists to manage departments. जब कंपनी बड़े लेवल पे जा चुकी है तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए इसके लिए, मैनेज करने के लिए, तो कंपनी will be suitable for them. लास्ट आता है इंडिपेंडेंस। लास्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस। देखो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंटली काम करना है बिना किसी के रोक टोक के, सोल प्रोप्राइटरशिप, समवेयर पार्टनरशिप। रोक टोक चाहिए हर जगह पे, देयर इज समवन जो आपको रोकेगा काम करने से, बोले पहले मुझे पता। हर तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सेबी की रिक्वायरमेंट, आरओसी की रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, टैक्सेस की रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट, शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना है तो गो फॉर अ कंपनी। तो कंपनी में लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। चैप्टर नंबर 1 अपन ने सेटिंग अप अ बिजनेस का कंप्लीट कर लिया। इसके साथ में नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए हैं, इसमें भी आपके पास पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, ठीक है।